हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर। देखिए यहां पर हमने टीजीटी फिजिक्स की क्लासेस प्रारंभ कर दी है, जिसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन टीजीटी में भेज दिए गए हैं। आज उन्हीं नोट्स को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। डेली लेक्चर 1 करके देखो, आप स्क्रीन पे देखिए ये लिखा हुआ है लेक्चर 1। लेक्चर 1 करके आपके इसमें डाल दिए गए हैं नोट्स। आज शाम को लेक्चर 2 करके डाल दिए जाएंगे, फिर लेक्चर 3। डेली आपके नोट्स अपलोड होंगे, अगले दिन उसकी क्लास होगी। इसमें मैंने एक प्रश्न भी डाला हुआ था, हम चर्चा करते हैं अपनी क्लास के लिए। ये मैंने पहला चैप्टर चला है, उसमें प्रसार एवं कैलोरीमिति। इस चैप्टर में ऐसा क्या है जो सबसे पहले मैंने यही चैप्टर चलाया है। देखिए इस बार टीजीटी में इससे जो कुछ क्वेश्चन बने थे 2-4, उसे विद्यार्थी यानी कि आप हम सब क्या करके आए हैं, सबसे ज्यादा गलत करके आए इस चैप्टर के जो क्वेश्चन थे। तो मैंने सबसे पहले इसे उठाया है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं। मैंने बड़े सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। देखो, किसी वस्तु का गर्म या ठंडा होना उसमें निहित ऊष्मा पर निर्भर करता है। यानी कि किसी वस्तु का गर्म या ठंडा होना उसमें जो ऊष्मा है उसे बताता है। सर हमारे समझ में नहीं आया। अरे जब आप ठंडे बर्तन को छूते हो तो आपको ठंडा लगता है और आप कहते हो उसमें ऊष्मा कम है, और जब आप किसी गर्म वस्तु को छूते हो तो गर्म लगती है, आप क्या कहते हो उसमें ऊष्मा ज्यादा है। तो किसी वस्तु का गर्म या ठंडा होना उसमें निहित ऊष्मा को बताता है। ये भी लिखा हुआ है कि जब हम गर्म जल से भरे बर्तन को स्पर्श करते हैं तो वह हमें गर्म लगता है और हम कहते हैं इसमें ऊष्मा अधिक है, तथा हम ठंडे बर्तन को स्पर्श करते हैं तो वह हमें ठंडा लगता है और हम कहते हैं इसमें ऊष्मा की कमी है, जो मैंने अभी बताया। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक कैलोरी। कैलोरी क्या है। अब देखो 18वीं सेंचुरी की बात करते हैं। सर 18वीं सेंचुरी क्या है। 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ऊष्मा को एक भार रहित तरल माना जाता था, कि यो एक तरल है, लिक्विड। तरल मतलब एक लिक्विड है जिसमें कोई भी भार नहीं है। जो वस्तु ज्यादा गर्म है उसमें इस कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, और जो वस्तु कम गर्म है उसमें इस कैलोरी की मात्रा कम होगी। समझ गए। यानी कि ज्यादा गर्म ज्यादा कैलोरिक, कम गरम कम कैलोरिक। तो यही बताया है कि 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ऊष्मा को एक भार रहित तरल माना जाता था, जिसे कैलोरिक कहते थे। यह माना जाता था कि प्रत्येक वस्तु में कैलोरी कुछ न कुछ मात्रा अवश्य होती है, अर्थात जिसमें कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है वह गर्म हो जाता है, जिसमें मात्रा कम हो जाती है वह ठंडा हो जाता है। बच्चा ये जो है कैलोरी नहीं है, इसे सही कर लेना, इसे कैलोरिक लिख लेना। ठीक अध्यापक गणों। फिर यहाँ पे नोट, इस नोट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपके टीजीटी में, तो इसे बिल्कुल घोट के पी जाना। आज मैंने थोड़ा सा एक शुरुआत करने के लिए, क्योंकि जो हमसे अध्यापकगण जुड़े हुए थे काफी टाइम से क्लास नहीं ली, वे बिछड़ गए होंगे, तो ताकि वे भी लेवल में आ जाए, इसलिए मैं छोटी छोटी क्लास लूंगा अभी 3-4 दिन तक, फिर क्लास आपकी लेंथी हो जाएगी। देखिए क्या लिखा हो। जैसे ही 19वीं शताब्दी प्रारंभ हुई, देखो 18वीं शताब्दी में कैलोरिक का सिद्धांत था, फिर 18वीं के बाद 19वीं शताब्दी प्रारंभ हुई, तब से बेंजामिन थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने प्रयोग के आधार पर सिद्ध किया कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। कैलोरिक सिद्धांत में क्या माना जाता था, एक भार रहित तरल। फिर बेंजामिन थॉमसन ने प्रयोग करे, क्या प्रयोग करे, आपको उसमें दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने प्रयोग करे और सिद्ध किया कि यह ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। अतः 19वीं शताब्दी के मध्य तक कैलोरिक सिद्धांत को अमान्य कर दिया गया। यानी कि अब बेंजामिन थॉमसन के कारण कैलोरिक सिद्धांत आपका खत्म कर दिया गया है, कि ये जो कैलोरिक नाम की कोई चीज है ये ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। फिर दूसरा नोट, जब भी दो वस्तुएं रगड़ती है या टकराती है तो इनमें यांत्रिक ऊर्जा का लॉस, लॉस मतलब नुकसान। जैसे ये मैंने हाथ गाल पर रगड़ा या शर्ट पर रगड़ा तो हाथ क्या होगा, गर्म होगा। यानी कि यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा, आप जानते हो यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज यानी कि काइनेटिक एनर्जी 12mv² प्लस स्थितिज ऊर्जा mgh के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो कोई भी वस्तु टकराई या रगड़ी गई, जैसे कार क्या हुआ, एक ट्रक से टकराई, तो वहां भी यांत्रिक ऊर्जा का नुकसान ही होगा, लॉस होगा, और बॉडी गर्म हो जाती है। अब मैं रगड़ रहा हूं तो यहाँ यांत्रिक ऊर्जा का नुकसान हुआ और मेरा हाथ और गाल दोनों क्या हो गए, गर्म हो गए। यह यांत्रिक ऊर्जा लॉस वस्तु की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा था बड़ा इंपॉर्टेंट, इसे अंडरलाइन करना इस वाली लाइन को।
कि यह यांत्रिक ऊर्जा लॉस, यानी कि यह यांत्रिक ऊर्जा का नुकसान जो हुआ यह गया कहां, उड़ के चला गया नहीं। आपने क्या सुना है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, तो फिर ये कहां चला गया, ये यहीं चला गया, ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। समझना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आधे से ज्यादा विद्यार्थीगण जवाब नहीं दे सकते। एक गर्म वस्तु की आंतरिक ऊर्जा ठंडी वस्तु से अधिक होती है, ये भी अंडरलाइन करना। मैंने बताया जब हम रगड़ते हैं तो वस्तु में आंतरिक ऊर्जा में नुकसान होता है, नुकसान होकर कहां जाता है, वो नुकसान होकर कहां जाता है, नुकसान होकर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है और वस्तु क्या होने लगती है, गर्म। यानी कि गर्म वस्तु की आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक मतलब इंटरनल एनर्जी, वस्तु की, गर्म वस्तु की आंतरिक ऊर्जा ठंडी से अधिक होती है। इसे माइंड में छाप लो बिल्कुल अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्या है, फिक्शन। जब एक गर्म वस्तु ठंडी वस्तु से संपर्क में रखी जाती है तो गर्म वस्तु की आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी। ये गर्म है, अभी से यहां रख देता हूं एक सेकंड। ये गर्म वस्तु है, ये ठंडी है, मैंने दोनों को टच करा तो गर्म वस्तु की आंतरिक ऊर्जा पे क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कहा गर्म वस्तु की आंतरिक ऊर्जा अधिक होती है, लेकिन जब इस गर्म वस्तु को ठंडी वस्तु से संपर्क में रख दिया तो आपको पता है तापमान जो होता है, उष्मा जो होती है उच्च से निम्न की तरफ बहती है। तो गर्म, ये गर्म थी, गर्म से ठंडी की तरफ बहेगी। कब तक बहेगी, जब तक दोनों के ताप बराबर ना हो जाए, यानी कि ठंडी वस्तु का तो ताप बढ़ेगा और गर्म का घटेगा। जब गर्म वस्तु का ताप घट रहा है और ताप घटने का मतलब उसकी गर्माहट घट रही है, तो जब गर्माहट घट रही है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा गर्म वस्तु की आंतरिक ऊर्जा अधिक होती है। और ठंडी क्या हो रही है, ठंडी में उष्मा आ रही है तो ठंडी क्या होने लग रही है, गर्म होने लग रही है। तो गर्म की तो आंतरिक ऊर्जा घटेगी और ठंडी की आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट, गर्म तथा ठंडी वस्तु के संपर्क में रखने पर ऊष्मा का प्रवाह गर्म से ठंडी की तरफ होता है, ये अभी बताया है। तथा इस प्रक्रिया में कोई भी आंतरिक कार्य नहीं होता। ये बेटा गलत है, आंतरिक नहीं, यहाँ पर यांत्रिक लिखना, यांत्रिक, मैकेनिकल, यांत्रिक कार्य नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी विस्थापन नहीं है। ये भी अंडरलाइन करना। क्या सर, हमने दो वस्तुएं संपर्क में रख दी, एक ये रही एक ये रही, यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, नहीं हो रहा सर। कहां हो रहा है, वस्तु तो अपनी जगह पे ही रखी हुई है, बस ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है गर्म से ठंडी की तरफ। तो वस्तु का जो कार्य होता है, कार्य किसके बराबर होता है, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन कार्य होता है। अब इसमें विस्थापन नहीं हो रहा तो इसमें कार्य भी नहीं होगा, तो क्योंकि विस्थापन जीरो, तो जीरो की किसी में भी गुना करो, जीरो बल में गुना करोगे जीरो की तो जीरो मिलेगा, जिस कारण कार्य भी क्या हो जाएगा बच्चा, जीरो हो जाएगा। तो आपको ये बात भी माइंड में छाप लेनी है कि जब गर्म वस्तु को ठंडी वस्तु से टच किया जाता है तो गर्म से ठंडी की तरफ ऊष्मा प्रवाह होगा और इसमें कोई भी कार्य नहीं होगा, इसमें कोई भी कार्य नहीं होगा, कोई भी यांत्रिक कार्य नहीं होगा। ठीक, अब नेक्स्ट है ऊष्मा। हमने ऊष्मा को परिभाषित किया है, हमने क्या बताया, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में ऊष्मा का प्रवाह एक यांत्रिक प्रक्रिया है, अभी थोड़ी देर पहले पता। अतः वह ऊष्मा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बिना किसी आंतरिक कार्य के प्रवाहित होती है। यानी कि हमने वस्तु का प्रवाह वो नहीं करना, विस्थापित कर दोगे तो यांत्रिक कार्य हो जाएगा। लेकिन जब कोई कार्य नहीं हो रहा और ऊष्मा प्रवाह हो रही है, तो ऊर्जा प्रवाह हो रही है, तो वही क्या कहलाती है, ऊष्मा। सर ये क्या, अरे यार मेरा हाथ गर्म है आपका ठंडा है, मैंने हाथ मिलाया, हाथ मिला के क्या हुआ बच्चा, मेरे हाथ से आपके हाथ में ऊष्मा आने लगी, हमने कोई विस्थापन करा नहीं, हाथ मिले हुए थे, बिना किसी यांत्रिक कार्य के गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में ऊष्मा का प्रवाह होना। या आप ऐसा माइंड में छाप लो, वो ऊर्जा तो जानते हैं, वो ऊर्जा जो एक वस्तु से दूसरी में क्या होती है, प्रवाहित होती है, ऊष्मा कहलाती है। जैसे आपने कुकर को गैस के ऊपर रखा, गैस से ऊर्जा निकली, ऊर्जा कुकर में पहुंची, तो वो कुकर में पहुंचने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाएगी, ऊष्मा। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं के तापांतर के कारण उत्पन्न होती है। मतलब सर मैंने कहा
इसका भी टेम्परेचर सेम है और इसका भी सेम है, मैंने दोनों को टच करा, क्या उष्मा का प्रवाह होगा, ऊर्जा का प्रवाह होगा? नहीं होगा। अरे जब ऊर्जा का प्रवाह ही नहीं होगा तो उष्मा कहां से आएगी? ऊर्जा क्या होती है? उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ चलती है, उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ चलती है। समझ गए? चलो नेक्स्ट हमने तापमान पे आ गए। किसी वस्तु का तापमान उष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है। तापमान उष्मा प्रवाह की दिशा को ही बताएगा कि जिसका ज्यादा है तापमान उसमें तो चले निकलेगी उसमें से, तो जिसका कम है उसमें जाएगी। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं किसी वस्तु का ताप उस वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन की माप है। किसी वस्तु का गर्म या ठंडेपन की माप आप ताप से तो बताते हो। अनुगति सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का ताप उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। गतिज ऊर्जा बढ़ाने पर ताप बढ़ जाता है। छाप लो माइंड में, इसे माइंड में छाप लो। क्या कि अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उसका ताप भी बढ़ेगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, आज मैंने एक छोटी सी वीडियो रखी है, हम आपसे कल मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब पर जाकर, फिजिक्स गुरु, वहां पर हम आपको बीएससी की भी क्लास कराते हैं। सर छोटी सी वीडियो 10-11 मिनट की रखी गई है। अभी और जो विद्यार्थीगण कह लूँ या अध्यापक गण कह लूँ, अपने आप को अध्यापक मान के चलो, वे अभी तक जुड़े नहीं है, तो अभी सब जुड़ जाएंगे धीरे धीरे, पुराने अध्यापक गण भी। तो फिर हम क्या करेंगे, क्लास आपकी 30 मिनट, फिर 45 मिनट और फिर 1-1 घंटे की प्रारंभ कर देंगे। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, माँ बाप को खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।